नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा अष्टमी विज्ञान विषय में प्रथम पाठ फसल एवं फसल प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने फसल के बारे में अध्ययन कर लिया। फसल कितने प्रकार की होती हैं। अब हम कर रहे थे कि किसान किस प्रकार से खेत को तैयार करता है, उसमें कौन कौन से औजारों की आवश्यकता पड़ती है। और अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से उग रहे थे। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। यह पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है, यानी जो पोषक पदार्थ है उनका क्या होता है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। अगर हम एक खेत में लगातार एक फसल जाने के बाद में, एक ऋतु जाने के बाद में दूसरी ऋतु में नई फसल का उत्पादन कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में क्या देते हैं, खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पहले पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप दिया हुआ है। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इसमें से एक ही आकार वाले 3 नव उद्भिद छांट लीजिए, यानी नए उगने वाले पौधे। अब 3 गिलास अथवा ऐसे पात्र लीजिए, इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। और गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाए रख दीजिए। 7 से 10 दिनों बाद उसकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान होती है? एक गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर, किस गिलास में पौधों में वृद्धि सबसे अधिक होती है? तो मैं मेरी सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रयोग है ये आप अपने घर पर करके भी देखें। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। NPK का पूरा नाम हो गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्रदान करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। अगर हम लगातार खाद का उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो उपजाऊपनता अधिक होती है। लेकिन अगर किसी खेत में हम लगातार उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो उस खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है। जो उर्वरकता है वो जल प्रदूषण भी बढ़ाता है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। यानी एक समय में एक ही फसल का उपयोग करना चाहिए और दूसरी फसल या दूसरी ऋतु में उस खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। खेत के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति
का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले कक्षाओं में राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो इस चीज़ को फिर से ध्यान दे लेना, अपन ने सप्तमी कक्षा में ये चीज़ पढ़ी भी थी। फिर आता है उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक क्या है? एक कार्बनिक लवण, और खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट, पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और मानवों के द्वारा बनाया जाता है, यानी मानव निर्मित होता है। और खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक मिट्टी को हुमरस प्रदान करता है और खाद मिट्टी से हुमरस को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है। उर्वरक से पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में पाई जाती है और खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होती है। फिर खाद के क्या लाभ हो सकते हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। मुख्य लक्षण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसके मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है और जैविक खाद मिट्टी का गठन में भी सुधार हो जाता है। फिर आता है अगला पॉइंट, सिंचाई। यानी खेत में इतना काम करने के बाद में अपन बीज तैयार कर रहे हैं, खाद दे दी है, उसके बाद में पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता पड़ती है? पानी की या जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों के अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, यानी बीजों को बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता या पोषक तत्व क्या है? इसका जल होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में हो जाता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा में रक्षा करती है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी को नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो एक विभिन्न अंतराल के बाद में खेत के अंदर जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? फिर है कि सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं। तो सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। जल सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? मोट या गिन्नी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक आदि। ये कैसे हैं? जो हमारे पूर्वज थे वो इनका इस्तेमाल करते थे।
जैसे मोट दिखाया गया है डायग्राम में, चैन पंप दिखाया गया है, ढेकली है और रट दिखाया गया है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। पहला है छिड़काव विधि। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, यानी छिड़काव किया जाता है। ऊर्ध्व पाइपों, नालों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो छिड़काव विधि है वो कौन सी मिट्टी के लिए अधिक उपयोगी है? बलुई, जो बालू मिट्टी होती है आम भाषा में, उसके लिए। फिर है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने की यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है।